जब दुनिया एक सन्नाटे में डूबी हुई थी, भारत ने अपने कदम आगे बढ़ाए थे। अपने स्वदेशी वैक्सीन बनाने से लेकर दुनिया की फार्मेसी बनाने तक, डिजिटल पेमेंट रिवॉल्यूशन से लेकर रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक्सपोर्ट्स तक, भारत ने संघर्ष को एक अवसर में बदल दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ आंकड़ों और संख्याओं की नहीं है। जब महामारी के अंधेरे में कुछ लोग हमारी तकलीफ को सिर्फ सुर्खियों के लिए बेच रहे थे, तब हम इतिहास रचने में व्यस्त थे। आज जब भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा है, हम पूछना चाहते हैं कि कहां है वो लोग जो हमारे विनाश की भविष्यवाणी कर रहे थे। अब जैसा कि हम सब ने विटनेस किया था, कोविड में अच्छे कंट्रीज की हवा टाइट हो गई थी, पर हमारा देश अच्छा परफॉर्म कर रहा था। पता है क्यों? चलो आज मैं आपको यही बताता हूँ। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया के मार्केट कैप टू जीडीपी का रेशियो 103% पहुंच गया। मतलब इकोनॉमी ने अपना फुल पावर दिखाया। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इकोनॉमी 8.2% ग्रो हुई। 4 में से 3 क्वार्टर्स में 8% से ज्यादा ग्रोथ था। और इसके साथ साथ फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडिया के रियल जीडीपी कोविड के पहले से फाइनेंशियल ईयर 2020 से 20% ज्यादा थी। और ये बात किसी बड़े कंट्री की नहीं हो रही है, हमारे इंडिया की हो रही है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सब कुछ हुआ कैसे। सबसे पहला पॉइंट, सरकार के जो इनिशिएटिव्स थे उनके कारण। मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाई और कुल मिलाकर 29.87 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। दूसरा, लोगों ने खूब जमकर शॉपिंग की। कोविड के बाद लोग फुल ऑन शॉपिंग मूड में चले गए थे, स्पेशली शहर में, और इस कारण से जो हमारा इकोनॉमी था उसको एक पुश मिला। तीसरा पॉइंट है वैक्सीनेशन। जब सबको वैक्सीन लग गई तब लोग कॉन्फिडेंट हो गए और बाहर निकलने लगे, और इस चीज से रेस्टोरेंट्स और ट्रैवल वगैरह चलने लगी। चौथा पॉइंट है बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज। सरकार ने कई ऐसे रूल्स बनाए जो बिजनेसेस के लिए अच्छी थी। इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ी और मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ती गई। पांचवा पॉइंट है आईटी और डिजिटल सर्विसेज का बूम। आईटी कंपनीज, ई कॉमर्स और डिजिटल सर्विसेज ने बहुत ग्रोथ दिखाई। ये सेक्टर ने इकोनॉमी को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया ने दूसरे देशों को कैसे पीछे छोड़ा। G20 कंट्रीज में इंडिया सबसे तेजी से ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया था और फाइनेंशियल ईयर 2024 में हमारे देश का ग्रोथ रेट था 8.2%। जब दूसरे देश अभी स्ट्रगल ही कर रहे थे, तब इंडिया फुल स्पीड से बढ़ता जा रहा था। ग्लोबल प्रॉब्लम्स के बावजूद इंडिया ने ये ग्रोथ मेंटेन की और इस चीज के कारण इंडिया अब एक ग्लोबल लीडर बन गया है इकोनॉमी में। अब थोड़ा सा अचीवमेंट्स के बारे में जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन से अचीवमेंट्स हमने पाए। फाइनेंशियल ईयर 2024 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 9.9% बढ़ा, मतलब फैक्ट्रीज फुल स्विंग में चल रही थी। दूसरा, मई 2022 में इंडिया ने 62.21 बिलियन का माल एक्सपोर्ट किया। ये पिछले साल से 24% ज्यादा है। तीसरा, जॉब्स। शहर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटकर 6.6% हो गया और नए लोग, स्पेशली 18 से 25 साल के लोग, बहुत जॉब्स में आ रहे हैं। चौथा पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं। अगर कंपेयर करें तो फाइनेंशियल ईयर 2015 में 5.6 लाख करोड़ था और अब फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये 18.6 लाख करोड़ हो गया है। पांचवा पॉइंट, फ्यूचर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 2024-25 में जीडीपी 6.5 से 7% ग्रो कर सकती है, मतलब कि आने वाले साल में भी अच्छा समय आने वाला है। लेकिन सब कुछ हमेशा परफेक्ट नहीं होता है और इसलिए प्रॉब्लम्स भी है। मैं हमेशा कहता हूं कि सब कुछ हमेशा परफेक्ट नहीं होता है। गांव और शहर के बीच का गैप बढ़ गया है और शहर में लोग खूब खर्च कर रहे हैं, पर गांव में अभी भी दिक्कत है, क्योंकि अमीर और गरीब के बीच का जो फर्क है वो बढ़ गया है और इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। अभी भी बहुत लोगों को अच्छी जॉब्स की जरूरत है और इसके लिए स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा फ्यूचर की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 में जीडीपी ग्रोथ 9.6 होने की उम्मीद है और फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये 10.8% तक जा सकता है। ये नंबर्स दिखाते हैं कि सरकार का फोकस डेवलपमेंट पर है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का विजन है कि इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्लूसिव ग्रोथ से इंडिया एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बन जाए। अब भाई साहब, इकोनॉमी में एक बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है। अब ग्रोथ सिर्फ बड़ी कंपनीज तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि छोटी कंपनीज भी इक्वल कंट्रीब्यूशन कर रही है। टॉप 100 कंपनीज का डोमिनेंस कम होकर 60.8% रह गया है और 101 से 250 रैंक वाली कंपनीज अब 18.9% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। छोटी कंपनी का कंट्रीब्यूशन 20.2% तक पहुंच गया है और इससे होता यह है कि मार्केट सिर्फ कुछ लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जिससे मार्केट ज्यादा स्टेबल रहता है। अगर हम लोग एमएसएमई की बात करें तो एमएसएमईज ने इकोनॉमी में जबरदस्त कंट्रीब्यूशन किया है। ये सेक्टर जीडीपी का 30% कंट्रीब्यूट करता है। 63 मिलियन से ज्यादा एमएसएमई एक्टिव है। एक्सपोर्ट्स में 40% कंट्रीब्यूशन है और 110 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। अगर हम लोग गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए कई इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए हैं, जैसे कि क्रेडिट गारंटी स्कीम, जिसमें कि 100 करोड़ तक का कोलैटरल फ्री लोन मिल सकता है। मुद्रा लोन लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख तक कर दिया गया
गया है। TREDS प्लेटफॉर्म के लिए टर्नओवर थ्रेशोल्ड को 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ कर दिया गया है और 100 से ज्यादा NABL क्रेडिटेड फूड टेस्टिंग लैब्स सेटअप किए जा रहे हैं। अब इन सब चीजों का रियल इंपैक्ट क्या हो सकता है? इन सब चीजों के कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 9.9% ग्रोथ हुआ है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में भी 9.9% ग्रोथ रजिस्टर हुआ है, सर्विसेज सेक्टर में डबल डिजिट ग्रोथ देखी गई है और GST कलेक्शन और ई-वे बिल्स में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको कि हर चीज परफेक्ट नहीं होता है, तो चैलेंजेस भी आते हैं। जैसे कि रूरल एरियाज में ग्रोथ अर्बन एरियाज के कंपैरिजन में स्लो है, स्मॉल बिजनेसेस को फंडिंग की एक्सेसिबिलिटी में प्रॉब्लम्स आती हैं, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन और स्किल डेवलपमेंट में गैप्स हैं। और अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज के बारे में। अब हमारे देश में इन सभी के ऊपर राजनीति ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कोविड के टाइम आपने देखा होगा कि कैसे भ्रम फैलाया गया था कि वैक्सीन से हमें खतरा है वगैरह वगैरह, और ये कितना खतरनाक हो सकता है इसके बारे में आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। कई लोगों ने तो वैक्सीन देने वालों के ऊपर ही अटैक कर दिया, कई लोग तो वैक्सीन से डरकर अपनी जान गंवा बैठे, कई लोगों ने तो खुद को ही नुकसान पहुंचा लिया था। फिर हमारे देश के महान ऑपोजिशन ने ये भी बातें फैला दी कि हमारे देश की वैक्सीन अच्छी नहीं है, हमें दूसरे देश की वैक्सीन को खरीदना चाहिए। किसी ने ये प्रोपेगेंडा फैला दिया कि हमारे देश के लोगों की वैक्सीन मोदी जी ने दूसरे देश को दे दिया है। कुछ लोग तो गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए लाशों की फोटोज बेच रहे थे और शमशान घाट के फोटोज को कोविड डेथ में काउंट करवाने में लगे हुए थे। मेनली इनका जो टारगेट था वो हिंदूज था, क्योंकि आपको भी पता है कि ये लोग हिंदूज के लिए कितना जहर भरकर रखे हुए हैं। तो तमाम तरीके के फेक न्यूज वगैरह फैलाए गए थे, पर फिर भी हमारी कंट्री सही ट्रैक के ऊपर बनी रही क्योंकि लीडर्स ने मोर्चा संभाला हुआ था। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ रियल चैलेंजेस भी है, जैसे कि रूरल अर्बन डिवाइड एक बड़ा इशू है। अर्बन एरियाज में कंजप्शन प्री कोविड लेवल से 9.6% ऊपर है, पर रूरल एरियाज में अभी भी 6% से नीचे है। कोविड के टाइम पे 140 मिलियन लोगों ने अपनी नौकरी खो दी थी, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट था स्पेशली रूरल एरियाज में। अब क्रेडिट अपटेक बढ़ रहा है जो कि एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि लोग लोन्स के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। तो ओवरऑल इंडिया की पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी इंप्रेसिव रही थी, लेकिन चैलेंजेस भी थे। लोग हमारे देश की इकोनॉमी को तबाह होते हुए देखना चाहते थे, पर हमारे देश ने उतना ही अच्छा परफॉर्म किया। जो लोग हमारे तबाही के मंजर का इंतजार कर रहे थे उनको ग्रोथ और आत्मनिर्भर भारत का मेडल दिखा। बाकी इसके बाद के इंडिया के ग्रोथ की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार।